नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य शंकर ठाकुर जी आप सबको अपने YouTube चैनल पर आत्मा की सूक्ष्म गहराइयों से स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे जन्म पत्रिका में बनने वाले काल सर्प योग के बारे में। काल सर्प योग को लोग इतना महत्व क्यों देने लगे एकाएक, जबकि प्राचीन ग्रंथों में काल सर्प का कोई उल्लेख नहीं मिलता। प्राचीन ग्रंथों में काल सर्प का कोई विश्लेषण ही नहीं है, ना पराशर में है। कहीं भी जो प्राचीन पद्धति है ज्योतिष के, उसमें काल सर्प योग का कोई विवेचना नहीं है। परंतु फिर भी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी में, आधुनिक ज्योतिष में काल सर्प योग का ज्यादा महत्व लोग बाग देने लगे। आजकल के जो ज्योतिषाचार्य हैं वो काल सर्प के नाम को लेकर लोग बागों को डराने लगे। काल सर्प को लेकर इतना भयभीत कर देते हैं कि मानो जिंदगी में कुछ रहा ही नहीं। सारा काल सर्प दोष, एक छोटा सा काल सर्प दोष क्या बना जन्म पत्रिका में। जन्म पत्रिका के सभी शुभत्वों को निगल गया, कुछ रहने ही नहीं दिया। ये जरूर है कि जिन व्यक्ति के कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण होता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ज्यादातर संघर्ष देखने को मिलता है। लेकिन ये नहीं है कि आजीवन उनको संघर्ष ही करना पड़े। कुछ समय संघर्ष करने के बाद वो लोग परमार्थ के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए बहुत बड़े पदों पर जाकर आसीन हो जाते हैं, उच्च पद पर जाकर बैठ जाते हैं और संसार के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, जिनके कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण हुआ है। और काल सर्प योग के निर्माण के कारण वो लोग अपने जीवन में, जीवन का जो प्रारंभिक स्तर है, जो प्रारंभिक लेवल है, यानी कि बचपन से लेकर 25 से 30 साल तक के बीच में उन्होंने मैक्सिमम लेवल पे संघर्ष करा है, स्ट्रगल करा है। लेकिन उसके बाद उनका जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और संसार के लिए एक मिसाल बन चुके हैं ऐसे लोग, जिनके नाम पर उदाहरण दिया जाता है। माता पिता अपने बच्चों को उदाहरण देते हैं कि देख बेटा, जीवन में भले ही कितना संघर्ष करना पड़े, संघर्ष से पीछे मत हटना और इनके तरह बनना, इस व्यक्ति की तरह तुम्हें बनना है। और जीवन में संसार के कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए तुम्हें अपना जीवन का योगदान देना है, बहुमूल्य समय का योगदान देना है। तुम अपने जीवन में जो अर्जन करो, जो उपार्जन करो, उसमें से कुछ हिस्सा संसार के कल्याण के लिए अवश्य देना। ऐसा उदाहरण आजकल के माताएं पिता जरूर देते हैं। देखिए, काल सर्प योग अगर देखा जाए तो राहु और केतु के कारण ही बनता है। जब सारे ग्रह राहु और केतु के मध्य में आ जाता है तो काल सर्प योग का निर्माण होता है। जब सारे ग्रह राहु के बिल्कुल करीब है, राहु और केतु हमेशा वक्र दिशाएं में चलते हैं, वो कभी भी क्लॉकवाइज नहीं चलते, मतलब आगे की तरफ नहीं चलते, वो हमेशा पीछे की तरफ चलते हैं, वक्र गति करते हैं शनिदेव की तरफ। और वक्र गति के कारण जो ग्रह राहु के मध्य आ जाता है, राहु के सम्मुख हो जाता है, ऐसे ग्रह को काल सर्प, यानी कि सर्प जो है, जो काल रूपी सर्प है, वो सबसे पहले निगल जाता है, यानी कि उसको डस लेता है। यदि कोई भी व्यक्ति संसार में यदि सर्प देव के पास जाएगा तो या तो सर्प उसको देखकर भाग जाएंगे, या वो डसने की अवश्य कोशिश करेंगे, या तो वो डसेंगे, और जब डसेंगे तो नुकसान भी करवाते हैं। तो इसी प्रकार से काल सर्प दोष जन्म पत्रिका में जब बनता है, राहु के और केतु के मध्य जब सारे ग्रह आकर बैठ जाते हैं तो काल सर्प योग का निर्माण होता है,
जो भी ग्रह काल राहु के मध्य आकर बैठ जाए, यानी कि राहु के नजदीक आकर बैठता है, वो सभी ग्रह निस्तेज हो जाता है। उनका अपने ग्रहों का कोई प्रभाव नहीं होता, ऐसे ग्रह प्रभावहीन हो जाता है। भगवान देखिए, ज्योतिष भी एक विज्ञान है। वैज्ञानिक व परिष्कृत परिभाषा में अगर संक्षेप में कहना चाहे तो मैं ये मानता हूं कि क्योंकि राहु व केतु एक पापी ग्रह है, इन्हीं ग्रहों के मध्य जब सारे ग्रह आकर बैठ जाते हैं, एक प्रकार से पाप कर्तरी योग का निर्माण करते हैं। और यही पाप कर्तरी योग का निर्माण ग्रह को निस्तेज कर देता है। और जितने भी प्रकार के ग्रह होते हैं, जैसे भाग्येश हो गया, यानी कि भाग्य भाव, नवम भाव का जो ग्रह होता है वो आपका भाग्येश होता है। जो पांचवें घर का ग्रह होता है वो पंचमेश होता है। पहले घर का जो ग्रह होता है वो लग्नेश होता है। और इन तीनों को त्रिकोण भी कहा जाता है। जब त्रिकोण के मध्य में राहु केतु आ जाए तो जीवन में संघर्ष उच्चतम लेवल का हो जाता है और आपके किसी भी कार्य को सफल नहीं होने देते। देखिए, काल सर्प योग दो प्रकार के होते हैं, एक उदित काल सर्प योग और एक अनुदित काल सर्प योग। यदि उदित काल सर्प योग वो कहलाता है जब राहु के मध्य में, यानी कि जैसे राहु वक्र चल रहा है और उसी समय पहले घर में ही राहु से अगले घर में सारे ग्रह आकर बैठ जाए तो वह उदित काल सर्प योग कहलाता है। वहीं पर यदि राहु के पीछे भाग में, यानी कि पूंछ के तरफ जो है, पीठ के तरफ ग्रह बैठा हो तो उसको अनुदित काल सर्प योग कहते हैं। इस अनुदित काल सर्प योग में उतना ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो पाता है, काल सर्प योग प्रभावहीन रहता है, लेकिन फिर भी काल सर्प योग कष्ट अवश्य देता है। अब बात करते हैं कि यदि राहु केतु की स्थिति जातक की भविष्य निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महत्वपूर्ण भूमिका में आ जाता है काल सर्प योग में राहु और केतु। काल सर्प योग होने पर कई सारे ऐसे प्रभाव का दृष्टिगोचर होता है जो जीवन में व्यक्ति को परेशान कर देता है, जातक को परेशान करता है। जैसे कि जिस व्यक्ति के कुंडली में, जिस जातक के कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण होता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जितने भी परिश्रम कर ले उसका जो प्रतिफल होता है, आपने जो मेहनत करा उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए आपको, रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। आपके मेहनत के हिसाब से रिजल्ट हमेशा कम मिलता है, मेहनत के अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता। आपके ज्यादातर कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, किसी भी कार्य में आप सफल नहीं हो पाते। ज्यादातर कार्य आपके 50 to 80% पहुंच जाता है और 20% काम करना बाकी रहता है और उसी 20% को आप पूर्ण नहीं कर पाते, इसीलिए आप समाज में असफल कहलाते हैं, सफलता आपको नहीं मिल पाती है। अब बात करते हैं काल सर्प योग से ग्रस्त कुंडली के जातक को कोई ना कोई मानसिक परेशानी अवश्य रहती है। ये दिमागी रूप से परेशान रहते हैं, इनमें ऐसी ऐसी ख्वाबें चलते रहते हैं इनके मन में जो इनको परेशान कर देता है। उसके बाद ऐसे लोगों पर ऊपरी हवा जैसे टोना टुटका आदि का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे लोग ज्यादा प्रभावशाली इसके लिए टोना टुटका के लिए होते हैं। काल सर्प योग की कुंडली वाला जातक अनेकों अभाव से जूझता रहता है। इनके जीवन में बहुत सारे अभावों का सामना करना पड़ता है। जिंदगी में कोई ना कोई बड़ा अभाव इनको देखने का अवश्य मिलता है। सबसे पहले इनको विद्या अर्जन करने में परेशानी होगी। किसी भी तरह से इन्होंने विद्या अध्ययन कर लिया, विद्या अध्ययन करने के बाद इनको नौकरी लगने में परेशानी होगी।
नौकरी भी लग गया तो शादी में परेशानी होगी, शादी हो गया तो संतान नहीं होगा, संतान में यदि संतान भी हो गया, उपाय करते चले गए, संतान हो गया, संतान होने के बाद इनका सबसे बड़ी समस्या ये रहता है कि हमारे बच्चे हमारे बात ही नहीं मानते, संतान का सुख हमको मिलता ही नहीं है। किसी को स्वास्थ्य का समस्या, संतान का, धन का, भाग्य का या दाम्पत्य सुख में किसी न किसी प्रकार का अभाव अवश्य होता है। जातक को हमेशा अशांति का सामना करना पड़ता है, मुकदमे, कारावास, अकाल मृत्यु का भी भय सताता रहता है। ऐसे लोग हमेशा एक भय में आकर जीते हैं। इनका जो जीवन रहता है वो हमेशा डर में ही कट जाता है। अब कुछ ऐसे व्यक्ति का नाम मैं गिनाना चाहूंगा जिनके जन्म पत्रिका में काल सर्प योग के निर्माण तो हुआ था, काल सर्प योग भी था, परंतु अपने मेहनत के दम पर ऐसे लोग बड़े उच्च पद पर पहुंचे हैं। जैसे हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म पत्रिका में भी काल सर्प योग का निर्माण था। सद्दाम हुसैन, जो टेरर के लिए जाना जाता है, सद्दाम हुसैन। उसके बाद संसार का सबसे अमीर आदमी बिल गेट्स है, उनके जन्म पत्रिका में भी काल सर्प योग देखने को मिलता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवित हैं, संघर्षमय हैं, सबके कुंडली में काल सर्प योग का निर्माण ज्यादातर लोगों के केस में होता है। काल सर्प योग का जो कुफल होता है वह आपको राहु या केतु के दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा में ज्यादातर देखने को मिलता है। ज्यादातर केस में यह भी आया है कि राहु केतु के सर्प निर्माण पर जो ग्रह अंशों में राहु केतु के निकटस्थ होता है, यानी कि राहु और केतु की डिग्री 25-25 डिग्री है या 18 डिग्री है। जितनी डिग्री राहु की है उतना ही डिग्री केतु का भी होगा, दोनों का डिग्री समान होता है, अंश समान होता है। जो 18 डिग्री या राहु केतु के समस्त होगा, उसके आसपास डिग्री लिए होगा, उन ग्रहों की जब जीवन में दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा चलती है तो ऐसे ग्रहों के समय ज्यादातर जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, सबको कष्टकारी सिद्ध होता है। एक तथ्य यह भी है कि काल सर्प योग वाली कुंडली में व्यक्ति प्रसिद्ध व लोकमान्य भी होते हैं, कहीं ना कहीं धन से भी उनका रिश्ता जुड़ा रहता है। यह सभी फल इस योग के बलाबल नक्षत्र व अन्य शुभाशुभ योग के कारण उपस्थित या अनुपस्थित होता है। राहु और केतु ऐसा तो है नहीं कि एक ही भाव में बैठेगा, वह 12 भाव में बैठता है और 12 भाव को यदि गुना किया जाए 12 × 12 या 12 × 12 तो ये 144 ऐसे काल सर्प योग का निर्माण होता है। राहु से और केतु से यदि देखा जाए तो ऐसे केतु से भी 144 डिग्री का 44 कष्टकारी योगों का निर्माण होता है। इस प्रकार से 228 प्रकार के योग बनते हैं। काल सर्प योगी व्यक्ति सामान्य से हटकर होता है। इस योग के सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त होते हैं, साथ ही नकारात्मक परिणाम भी इस योग की उत्पत्ति है। जैसा कि अब हम बात करेंगे, राहु केतु हमेशा उल्टे भ्रमण करते हैं, ये बात हमने पहले भी आपको बताया है। जब सारे ग्रह राहु के मुख में जा रहा होता है तो कुंडली के इस गोलार्ध में बनने वाले योग को उदित काल सर्प योग कहते हैं। जो उदित काल सर्प योग होता है यह ज्यादातर नकारात्मक प्रभाव देता है, निगेटिविटी ज्यादा दिखाता है, क्योंकि सारे ग्रह राहु के मुख में जाकर बैठ गया, राहु के मुंह में प्रवेश कर रहा है। इसके विपरीत जब सारे ग्रह राहु के मुख में ना जाकर राहु के पृष्ठ भाग यानी कि पीछे की तरफ बैठ जाए तो इसको अनुदित काल सर्प योग कहते हैं। और यह काल सर्प योग ज्यादा निगेटिव नहीं होता, ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं देता है।
अब बात करते हैं अनुदित काल सर्प योग। इस काल सर्प योग से ग्रस्त व्यक्ति को प्रारंभ में इतना कष्ट नहीं मिलता, उसे कष्ट तब मिलना शुरू होगा जब वह राहु गोचर में आकर ग्रहों को ग्रस्त करना शुरू करेगा। राहु केतु के परिधि के अगर एकाध ग्रह बाहर आ जाता है तो वह आंशिक काल सर्प योग कहलाता है, और आंशिक काल सर्प योग इतना ज्यादा कष्टकारी नहीं होता है, इसका कुफल आधा होता है। यह ज्यादा प्रभावशाली नहीं होता है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को परेशान तो करता ही करता है। इस प्रकार राहु या केतु के साथ बैठा ग्रह अंशों में इनसे ज्यादा हो तो काल सर्प दोष नहीं लगता है। अब हम स्पष्ट करेंगे कि राहु केतु की जब विभिन्न स्थितियों में कौन से प्रमुख 12 काल सर्प योग बनते हैं। उसमें जो सबसे पहला काल सर्प योग है अनंत काल सर्प योग। इस अनंत काल सर्प योग में लग्न से सप्तम भाव तक यदि राहु और केतु या केतु राहु के मध्य सारे ग्रह फंसे पड़े हो तो इसको अनंत काल सर्प योग कहते हैं। अनंत काल सर्प योग में सबसे ज्यादा प्रभाव आपके गृहस्थ जीवन पर पड़ता है। उसके बाद हम बात करते हैं कुलिक काल सर्प योग। द्वितीय से लेकर अष्टम स्थान तक यदि राहु और केतु विराजमान हो, या द्वितीय से अष्टम तक केतु या राहु विराजमान होता है तो इस स्थिति में कुलिक काल सर्प योग का निर्माण होता है। और जब कुलिक काल सर्प योग का निर्माण होता है तो ऐसे स्थिति में इस प्रकार के योग में जातक प्रायः आजीवन धन को लेकर पूरी जिंदगी संघर्ष करता है। स्वास्थ्य पर भी इस योग का कुप्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं वासुकी काल सर्प योग के बारे में। देखिए, वासुकी काल सर्प योग जब राहु और केतु तृतीय से लेकर नवम स्थान तक बैठा हो, या केतु या राहु तीसरे भाव से लेकर नवम भाव तक बैठा हो तो इस स्थिति में वासुकी काल सर्प योग का निर्माण होता है। इस योग का कुप्रभाव आपको कुटुंब भाई बहनों पर पड़ता है, क्योंकि तीसरा घर जो है भाई छोटे भाई बहनों का होता है, इसलिए इसका कुप्रभाव आपके भाई बहनों पर ज्यादा दिखाई देता है। अब बात करते हैं शंखपाल काल सर्प योग के बारे में। जब राहु और केतु चौथे से लेकर 10वें तक बैठा हो और चौथे से 10वें तक ही सारे ग्रह आ जाए, या केतु चौथे में और 10वें में राहु हो, या चौथे में राहु और 10वें में केतु, तो इस प्रकार से शंखपाल काल सर्प योग का निर्माण होता है। ऐसी स्थिति में सभी 7 ग्रहों के शंखपाल आने से शंखपाल योग का निर्माण होता है। इस योग के कारण सुख में बाधा उत्पन्न होता है, माता से ज्यादा सुख नहीं मिल पाता, वाहन नौकर चाकर को लेकर आजीवन परेशानी देखने को मिलता। अब बात करते हैं पद्म काल सर्प योग के बारे में। यदि राहु और केतु 5वें से लेकर 11वें स्थान तक बैठो और इसी राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आकर बैठ जाए तो उसमें पद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है। ऐसे पद्म काल सर्प योग में आपको संतान संबंधित दिक्कत का सामना करना पड़ता है। आपको विद्या अध्ययन करने में रुकावटें आती है, संतान होने में दिक्कत होगा, और यदि संतान हो गया तो आपको संतान का सुख नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं महापद्म काल सर्प योग के बारे में। जब छठे से लेकर 12वें स्थान तक सभी ग्रह राहु या केतु के अंदर आ जाए, छठे घर में या तो केतु बैठा हो या राहु बैठा हो, वहीं 12वें घर में या तो केतु बैठा हो या राहु बैठा हो। राहु के 7वें स्थान पर केतु बैठता है और केतु के 7वें स्थान पर राहु बैठता है, और इसी राहु केतु के मध्य सभी ग्रह आ जाए तो इसको पद्म काल सर्प योग कहते हैं।
इस योग का प्रतिफल ये होता है कि आपका जो स्वास्थ्य है आजीवन आप रुग्ण रहेंगे, किसी न किसी कारण से आप बीमार रहेंगे, परेशान रहेंगे। आपके कार्यों में वह गुप्त शत्रु प्रबल होगा, आपके कार्य में बाधा आएगा। आपके ऐसे ऐसे शत्रु बन जाएंगे जिसको आप जानते तक नहीं, गुप्त शत्रु बनेंगे। वो आपके पास आकर बैठेगा, आपके बारे में हर चीज को जान लेगा, समझ लेगा, और तब जाकर वो आपसे शत्रुता निभाएगा। डायरेक्ट वह आपसे शत्रुता नहीं निभाएगा। इसीलिए जिस व्यक्ति में महापद्म काल सर्प योग का निर्माण होता है, ऐसे लोग सावधान रहे, अपने शत्रुओं से सावधान रहे। आपको शत्रुओं से सावधान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा शत्रु है। आपको तो अपने मित्रों से सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कौन से मित्र आपका कब दुश्मन बन जाए कोई नहीं कह सकता। अब बात करते हैं तक्षक काल सर्प योग के बारे में। तक्षक काल सर्प योग का निर्माण कब होता है? सप्तम से लेकर लग्न पर्यंत बनने वाले काल सर्प योग को तक्षक काल सर्प योग कहते हैं। इस योग में व्यक्ति का वैवाहिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, भागीदारी में धोखा मिलता है। यदि आप पार्टनरशिप में किसी प्रकार के कार्य को आरंभ करते हैं और 7वें से लेकर प्रथम लग्न तक यदि राहु केतु के मध्य सारे ग्रह आकर बैठ जाए तो फिर आपको सावधान रहना चाहिए पार्टनरशिप को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर। उसके बाद आपको सभी प्रकार के कार्य आरंभ करने चाहिए। अब बात करते हैं कर्कोटक काल सर्प योग के बारे में। जब 8वें घर से लेकर दूसरे स्थान तक सभी राहु और केतु आकर बैठ जाए, इस पर्यंत में, इस स्थिति में कर्कोटक काल सर्प योग का निर्माण होता है। और कर्कोटक काल सर्प योग का जब निर्माण होता है तो जातक को इस योग के कारण व्यक्ति को अल्पायु, दुर्घटना का भय बना रहता है, स्वास्थ्य की चिंता बनी रहती है, धन का हानि होता है, वाणी अनियंत्रित रहता है, वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता। क्या बोलना है वो वाक्य शक्ति तो कर्कोटक काल सर्प योग वाले का बिल्कुल बेकार रहता है, उनको समझ में ही नहीं आता, वो बार बार बोले जा रहे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं शंखचूड़ काल सर्प योग का बारे में। नवम से तृतीय स्थान तक जब राहु केतु बैठा हो और इसी तृतीय स्थान तक में इसी राहु केतु के मध्य में जब सारे ग्रह आकर बैठ जाए तो यह शंखचूड़ काल सर्प योग का निर्माण करता है। और इस काल सर्प योग में भाग्योदय में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है। आपका भाग्योदय आसानी से नहीं हो पाएगा। आपका भाग्य बिल्कुल, यदि 10 में से नंबर दिया जाए आपके भाग्य का तो 2 नंबर दिया जाएगा, 3 नंबर दिया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर दिया जाएगा। आपका भाग्योदय समय पर होगा ही नहीं, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आपको भाग्योदय के लिए। संघर्ष के बाद आपका जीवन नॉर्मल होगा। अब बात करते हैं घातक काल सर्प योग के बारे में। जब दशम से चतुर्थ तक राहु और केतु बैठा हो या केतु और राहु बैठा और उसी के मध्य सारे ग्रह आकर बैठ जाए, उसी राहु केतु के परिधि के अंतर्गत आकर सभी ग्रह बैठ जाए, जिसको घातक काल सर्प योग कहते हैं। ऐसे घातक काल सर्प योग में आपको कर्म को लेकर परेशानी होगी, आपको अपने पिता को लेकर परेशानी रहेगी, आपको अपने व्यापार नौकरी को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। व्यापार यदि करते हैं तो आपको घाटा रहेगा, घाटा में चलोगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपको हमेशा चिंता लगा रहेगा कि कहीं कोई मेरा कलीग आकर मुझे यहाँ से हटा ना दे, कंपटीशन में आकर मेरा नौकरी ना खत्म हो जाए, मेरा नौकरी ना चला जाए, इस प्रकार से वह डरा रहता है मन में। अब बात करते हैं विषधर काल सर्प योग के बारे में। जब राहु और केतु एकादश से लेकर पंचम स्थान तक बैठा हो, या तो एकादश भाव में राहु हो या केतु हो,
उसी प्रकार पांचवें भाव में राहु या केतु हो और उसी राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आकर बैठ जाए तो यह विषधर काल सर्प योग का निर्माण करवाता है। ऐसे स्थिति में इस योग के प्रभाव से आपको ज्ञान को अर्जन कर परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आपके जो बड़े भाई है उससे मनमुटाव रहेगा। आपकी जो स्मरण शक्ति है, याद रखने की जो शक्ति है वो छिन्न हो जाएगी। स्मरण शक्ति का हरासमेंट देखने को मिलेगा आपको। आप किसी भी बात को ज्यादा देर तक याद नहीं रख सकते। हानि की संभावना रहेगी। संतान से चिंता रहती है ऐसे योग में। अब बात करते हैं सबसे लास्ट 12वें से लेकर 6ठे शेषनाग काल सर्प योग के बारे में। यह सबसे ज्यादा खतरनाक काल सर्प योग है। द्वादश स्थान से 6ठे स्थान तक जब राहु और केतु बैठा तो इस स्थिति में काल सर्प शेषनाग काल सर्प योग का निर्माण होता है। और जब शेषनाग काल सर्प योग का निर्माण होता है तो आपके बहुत सारे गुप्त शत्रु बनेंगे। मुकदमे में आपको हार देखने को मिलेगा। आंखों की बीमारियां आपको लग सकती है। लड़ाई और झगड़े आपको हमेशा होता रहेगा। आप किसी न किसी स्थिति में परेशान ही रहोगे आजीवन। इसीलिए किसी प्रकार के परेशानी से, सभी प्रकार के परेशानी से बचने के लिए हमारे जो विद्वत जन हैं, जो ऋषि मुनि थे, जो विद्वान लोग थे, उन्होंने कुछ उपायों का निर्माण करा और उस उपायों के बारे में हम बात करेंगे। कौन से काल सर्प योग के लिए क्या उपाय करना चाहिए, कौन सा काल सर्प योग जातक की कुंडली में दृष्टि गोचर हो रहा है, तथा यह भी देखें कि यह उदित गोलार्ध में है या अनुदित गोलार्ध में, काल के मुख के सामने है या काल के पृष्ठभाग में, पिछले हिस्से में। जन्म कुंडली में कौन सा काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है, इस प्रकार इसको भी देखना बहुत जरूरी होता है। पुनः यह भी देखा जाए कि गोचर में राहु केतु कुंडली के परिप्रेक्ष्य में कैसी स्थिति में। अनुभव से पाया गया है कि काल सर्प योग छिटपुट उपायों से शांत नहीं होता। छोटे छोटे उपाय यदि आप करते रहेंगे और उस छोटे छोटे उपायों से आप हजारों लाखों खर्च कर देंगे, फिर भी आपका उपाय काम नहीं करेगा। आपके द्वारा पैसे खर्च होते रहेंगे और आपका जो उपाय वो काम नहीं करेगा। इसीलिए आपको ठोस उपाय करना चाहिए। उस प्रकार का उपाय करना चाहिए जो सरल हो और सुलभ हो। जिनके कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताऊंगा जिनके करने से आपके सभी प्रकार के परेशानी से आप छुटकारा पालोगे। जैसे कि यदि आप एक सूखे नारियल लो और सूखे नारियल को अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लो और 7 बार घुमाने के बाद उसे किसी बहते हुए नदी में छोड़ दो। यह कार्य आपको प्रत्येक शनिवार या बुधवार को करना है। शनिवार और बुधवार के अलावा यह कार्य आपको किसी भी दिन नहीं करना है। उपाय करना, देखो उपाय करना आसान है, लेकिन उपाय कैसे करें, ऐसा कौन से योग में उपाय करें जो सफल हो जाए, इस प्रकार के जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब दूसरे उपाय के बारे में बात करें तो आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं। थोड़ा सा उसमें पीला चंदन डाल लें। पीले चंदन को हथेली पर, हथेली का जो ये बीच वाला हिस्सा है यह राहु का हिस्सा होता है। राहु और केतु यहाँ नीचा बैठे रहते हैं हस्त में और बीच में राहु का हिस्सा होता है। यहाँ पर पीला चंदन लीजिए, थोड़ी सी उसको पानी डालिए और अपने यहाँ बिल्कुल भ्रिकुटी के मध्य में लगाइए और उसी भ्रिकुटी के मध्य में केसर के 2 या 1, 2, 3 रेशा लीजिए या दाने लीजिए, उसको भी तिलक में लगाइए, केसर का तिलक कीजिए। इससे भी आपके काल सर्प का जो प्रभाव वो कम होगा। उसके बाद बात करते हैं चांदी का 32 या 28 ग्राम का
यदि हो सकता है बजट में हो तो कम से कम 28 ग्राम, या बजट में कम हो तो उससे कम भी ले, या बजट ठीक ठाक हो तो 32 ग्राम या उससे ज्यादा का सर्पानुकार, जिसमें सर्प बना हो ऐसा कड़ा बनाए और उसको अपने दाहिने हाथ में धारण करें। उसके बाद यदि बात किया जाए तो आप अपने घर में पूर्ण काला कुत्ता पालें, जो पूरा काला, उसके शरीर पर कहीं भी सफेदी या किसी अन्य कलर का निशान न हो। 8 किग्रा सिक्का या खोटे सिक्के, पुराने समय के जो तांबे के सिक्के तो उसमें छेद करके जल में प्रवाह करें। पक्षियों को दाना डालें, दाना चुगाएं। पक्षियों को दाना खिलाने से आपके जो रोजगार के ऊपर बाधाएं आ रही है वो रोजगार के ऊपर बाधाएं नहीं आए। आप जिस कार्यालय में काम करते, अपने से नीचे काम करने वाले नौकर, चपरासी, मेहतर को कभी भी अपमान ना करें। अपने आमदनी में से कुछ ना कुछ उनको अवश्य देते रहें। इसका भी ये उपाय भी करने से आपके प्रभाव कम होंगे। रसोई में बैठकर आपको भोजन करना चाहिए। अष्ट धातु की अंगूठी बनाकर धारण करें। तांबे के सर्प को अभिमंत्रित करके किसी शिव मंदिर में छोड़ा जाए तो यह भी काल सर्प योग के निर्माण को कम करता है। उसके बाद आप शिव आराधना करें। काल सर्प उपाय से मुक्ति पाने के लिए सबसे ठोस उपाय है कि कम से कम आप 11 बार, 21 बार, 31 बार रुद्राभिषेक करें। और रुद्राभिषेक करने से आपके ऊपर जो काल सर्प योग बन रहा है उसका प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा। 11 बार, या इसके अनुसार यदि आप नहीं कर सकते, आपका बजट कम है, तो आप 3, 4, 7, 5 ऐसे करवाइए। इससे भी आपको राहत मिलेगा। और प्रत्येक सोमवार को सावन में मंदिर में जाकर, शिव मंदिर में जाकर आप कम से कम 1 जोड़ा नाग नागिन शिवलिंग के ऊपर चढ़ाइए और थोड़ा सा दूध भी चढ़ाइए, आक और धतूरे के पत्ते भी चढ़ाइए। इससे भी काल सर्प योग में प्रभावी कार्य करता है। काल सर्प योग का जो प्रभाव है वो कम होता है। प्रत्येक संक्रांति को गंगा जल व गोमूत्र जल में मिलाकर घर में छिड़कें। यह भी सबसे आसान उपाय है। गंगा जल भी आप अपने घर में छिड़क सकते हैं, क्योंकि गंगा मैया तो साक्षात भगवान शंकर के जटा में विराजमान है, और जो भगवान शंकर के जटा से बहकर निकलती है तो संसार के कल्याण करेगी ही करेगी। तो गंगा जल और गोमूत्र को दोनों को मिलाकर जल में अपने घर में छिड़कें। इसके प्रभाव से भी यदि आप ऐसा उपाय करते हैं तो इस उपाय के करने से भी आपके जीवन पर, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रोजगार में प्रभाव पड़ेगा, प्रभावशाली कार्य करेगा ये सारे उपाय। आशा करता हूं यह काल सर्प योग निर्माण एपिसोड जो है आप सबको अच्छा लगा हो। और यदि आप अपने जन्म पत्रिका में काल सर्प योग है या नहीं है इसके बारे में जानना चाहते हैं, या संघर्ष ज्यादा है आपके जीवन में, तो उस संघर्ष को कैसे कम किया जाए ज्योतिष के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से, आप व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, या डायरेक्ट फेस टू फेस मिल सकता है और अपने सभी परेशानियों से निजात पा सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए तथा अपने मित्रों में इसको शेयर कीजिए ताकि इस एपिसोड का सबको लाभ मिले। देखिए, ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिसको करने से, वास्तु एक ऐसा माध्यम है जिसको सीखने से, करने से, जिसको अमल में लाने से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। आप अपने संघर्ष को छोड़कर आगे बढ़ते हो। यदि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा खराब चल रहा हो, राहु, केतु, शनि, मंगल, क्रूर ग्रह जैसे, या षष्ठे, षष्टमे या द्वादशेश की दशा चल रही हो,
ऐसे स्थिति में भी यदि आप निरंतर छोटे छोटे उपाय करते हैं तो आप अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, दूर करने में सफल रहेंगे और अपना जीवन आरामदायक जीवन जिएंगे। आप सभी लोग सुखी समृद्धिशाली बनिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं, इसी आशा के साथ कि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा हो। यदि ज्योतिष संबंधित किसी प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।